स्वागत है आप सभी का दुनिया की सबसे अमीर कंट्री जिधर के एक आम इंसान की आम कमाई है 1,13,00,000 रुपए। जी हाँ, यहाँ का एक आम इंसान एक साल में 1,13,00,000 रुपए कमाता है और अगर पर मंथ देखा जाए तो वो बनते हैं 9.5 लाख रुपए पर मंथ पर पर्सन। 750 रुपए के गोलगप्पे, 6 गोलगप्पे, एक गोलगप्पा 120 रुपए का। और इस देश लग्जमबर्ग में अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपको 4-4,500 यूरो तो पर मंथ मिलेंगे एटलीस्ट मिनिमम, जो कि इंडिया के 4 लाख रुपए बनते हैं। ये देखो भाई, ऐसी ऐसी गाड़ी आम घूमती है इस देश में। इस देश में इतने मिलियनियर्स है ना भाई, ये जो आपको आम इंसान दिख रहे हैं ना ऐसे यूं दुखी होते हुए चल रहे हैं, कोई अपना कुत्ता घुमाने लग रहा है, ये मोस्टली लोग करोड़पति है। मतलब हर इंसान ऑन एन एवरेज यहाँ पे 5 से 7 लैंग्वेजेस जानता है। बस स्टेशन पे 2 लड़कियां बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि भी टिकट कहाँ से लूँ मैं बस की, तो बोली टिकट तो लेनी ही नहीं है। मैं बोला क्यों? बोली मुफ्त है। इस देश में सड़क पे सैर करते हुए ज़्यादातर लोग करोड़पति है और लोगों के पास इतना पैसा और इतनी गाड़ी है कि सरकार को मजबूरी में ट्रेन, रेल, बसेस सब कुछ मुफ्त करना पड़ा, सब कुछ फ्री करना पड़ा ताकि लोग इन ट्रेन में या लग्जरी बसेस में ट्रैवल कर सके अपनी गाड़ियाँ छोड़ के। पर फिर भी लोग नहीं मानते, इतना पैसा है लोग गाड़ियाँ लेके ही निकलते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दुनिया की मोस्ट विजिटेड कंट्री फ्रांस की कैपिटल और सबसे पॉपुलर सिटी पेरिस से। पेरिस से लगभग 350 किलोमीटर दूर आज हम जाने वाले यूरोप की 7th स्मॉलेस्ट कंट्री, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की सबसे अमीर कंट्री लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के बारे में बहुत सी बातें मेरे को आपको बतानी थी, लेकिन अभी से ठीक 9 मिनट बाद यहाँ से मेरी बस डिपार्ट करने वाली है और ताकि मेरी बस मिस ना हो जाए इसलिए अभी हम भागते हैं और लग्जमबर्ग पहुंचते हैं। वहां पहुंच के मैं आपको इस देश के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ। पेरिस के एग्जैक्टली इसी स्टेशन पे आज से 2 साल पहले मेरी एक बस छूट चुकी है, तो मैं दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो भागते हैं। ये रही अपनी 180 नंबर SM की, 15 नंबर इस पे है। दोस्तों, फाइनली अपन आ तो गए लग्जमबर्ग, यूरोप की 7th स्मॉलेस्ट कंट्री जैसा मैंने बताया और दुनिया की पर कैपिटा नॉमिनल GDP के हिसाब से सबसे अमीर कंट्री। यहाँ पे होने लग रही है मीठी मीठी बारिश और ठंड भी हो रखी है, तो अभी मैं बस से उतरा हूँ। पहले तो कोई शेल्टर ढूंढते हैं, मेरे को मेरे बैग पे भी रेन कवर चढ़ाना पड़ेगा और छतरी निकालनी पड़ेगी। फिलहाल मैं एक बस स्टैंड के शेल्टर के नीचे आके खड़ा हो गया और अफ्रीका में इतने महीने बिताने के बाद ना यूरोप हद से ज़्यादा सुंदर लगने लग रहा है मेरे को। मतलब यूरोप में शायद 5वीं-6ठी बार आया हूँ, लेकिन अब की बार इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि इतने टाइम से सिर्फ अफ्रीका देख रहा था। और अगर आप लग्जमबर्ग को मैप पे देखोगे ना तो एक कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके नॉर्थ और वेस्ट में बेल्जियम, साउथ में इसके फ्रांस और ईस्ट में इसके जर्मनी। और हालांकि मेरी बस चली थी सुबह 7:30 बजे पेरिस से और 1:15 बजे मुझे पहुंचना था, लेकिन 12:30 बजे हम पहुंच गए। 5 घंटे में पूरा सफ़र तय कर लिया और वो भी जब बस वाला जान करके बीच बीच में रोक रहा था। जो स्टॉप्स थे उनमें ज़्यादा टाइम लगा रहा था, जैसे कहीं ब्रेक नहीं था तो 5 मिनट का ब्रेक था, वो 20-30 मिनट का ब्रेक लिया क्योंकि उस स्टॉप से सवारियाँ भी चढ़नी थी। तो मतलब जान करके इतना धीरे जा रहा था, फिर भी इतनी जल्दी पहुंच गए 350 किलोमीटर। मतलब बस की स्पीड ऐसी थी कि रेस पे पंजा दबा के छोड़ दिया, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, कहीं ब्रेक नहीं लगे, परफेक्ट एकदम स्मूथ रोड। और सुबह बस मेरे को टेंशन थी कि बस ना छूट जाए क्योंकि बसेस काफ़ी पंक्चुअल है जनरली यूरोप में, और 7:30 बोल रहे तो वो 7:29 में ही निकल जाएगी। और सुबह मैं भागा गया था पेरिस मेरे हॉस्टल से बस स्टेशन तक। मेट्रो में भाग रहा हूँ, कभी कहीं भाग रहा हूँ, पर किसी तरह मैं पहुँच गया था टाइम से। दोस्तों, मैं पहुँच तो गया लग्जमबर्ग, लेकिन यहाँ पे ना मैंने कोई भी बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करा रखी, कोई रिजर्वेशन नहीं है मेरे पास, कोई होटल नहीं है जाने के लिए, बस मैं सीधा मुँह उठा के आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जिधर अपनी बैग रख सके, यानी कि कोई बैग के लॉकर्स या स्टोरेज आमतौर पे मिल जाती है यूरोप में ऐसी जगह है, पर इधर पता नहीं कोई है या नहीं, गूगल पे मैं देख तो नहीं पा रहा। तो इस बिल्डिंग में चल के, ये पार्किंग है शायद, इधर पता करते हैं कुछ ऐसा हो तो, कोई लॉकर्स या कुछ। ये तो पार्किंग की बिल्डिंग थी, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ थी। और
कोई ऐसा इंसान दिख भी नहीं रहा जिससे पूछ के आगे चल के मात देखते हैं कुछ मिलता है तो। इनकी बसेस अगर आप देखोगे तो देखना कितनी बढ़िया बसेस है, मर्सिडीज की है जैसे बस, कोई वॉल्वो की है, कोई मर्सिडीज की, और ऐसी कलरफुल सी बहुत मस्त मॉडर्न सी है यार। पीछे एक सुपरमार्केट थी, उसमें जाके मैंने पूछा तो वो बोला कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है लगेज स्टोरेज। कमाल है यार, मेरे को इंटरनेट पे भी नहीं दिख रहा। ये तो बहुत अजीब हो जाएगा यार अगर ऐसा हुआ तो। मेरे को तो लग रहा है ये इतना अमीर देश है, यहाँ पे कोई लोग आते ही नहीं होंगे ऐसे मेरी तरह बैग टांग के, इन्हें जरूरत ही कहाँ पड़ती होगी लगेज स्टोरेज इसकी। पर साइकिल्स तो यहाँ खड़ी है, कौन चलाता होगा पर इन्हें और अगर लग्जमबर्ग के एरिया की अपन बात करें ना तो वो है 2500 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये पूरी दुनिया की 25-30 जो सबसे छोटी कंट्रीज है ना उनमें से आती है। लग्जमबर्ग एक माइक्रो स्टेट है। माइक्रो स्टेट मतलब जो छोटे देश होते हैं जिनका एरिया काफी कम होता है उन्हें माइक्रो स्टेट बोल देते हैं। और मेरे को बहुत शौक है छोटी कंट्रीज में जाने का, क्योंकि बड़ी कंट्रीज में तो जाना आसान होता है, छोटी कंट्रीज में थोड़ा मुश्किल होता है। तो दुनिया की जो 10 सबसे छोटी कंट्रीज है उसमें से मेरे ख्याल से 8-9 में मैं जा चुका, और दुनिया की जो 30 सबसे छोटी कंट्रीज है उसमें से शायद मैं ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज में जा चुका। तो छोटी कंट्रीज एक्सप्लोर करना एक तरह से मेरी एक्सपर्टीज है, तो शायद मैं और अच्छे से आपको इस कंट्री के बारे में दिखा पाऊँ। और इनफैक्ट अगर हम बात करें कि ये यूरोप की 7th स्मॉलेस्ट कंट्री है, तो मेरे ख्याल से बाकियों में मैं सब में जा चुका। सबसे छोटी वेटिकन सिटी, फिर मोनाको, सैन मेरिनो, फिर उसके बाद लिechtenstein, फिर उसके बाद माल्टा, फिर शायद अंडोरा, और फिर लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग से 6 कंट्रीज और छोटी है यूरोप में। माल्टा के अलावा मैं बाकी 5 में जा चुका, और अब 7th स्मॉलेस्ट लग्जमबर्ग में भी आ गए। तो भाई यहाँ तो मेरे को कोई उम्मीद लग नहीं रही। अपन ऐसा करते हैं सिटी सेंटर की तरफ चलते हैं, बैग के साथ ही घूमते, आगे कहीं स्टोरेज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो भाई क्या इलाज है। फिर मैं मेरे आसपास होटल देख रहा हूँ कि कोई होटल ही ले लूँ, या तो होटल दिखा रहा है भाई 100-150 यूरो से कम कुछ भी नहीं, मतलब 10-15 हज़ार से कम तो है कुछ भी नहीं दिखाने लग रहा। ये बस जाएगी सिटी सेंटर की तरफ, 17 नंबर, 10 नंबर भी जाएगी। बस का इंतज़ार करते हैं, बस पकड़ के चलते हैं। अब यहाँ तो क्या करेंगे, कुछ मिल ही नहीं रहा। बस आ गई भाई, लेकिन टिकट कहाँ से ले? टिकट लेने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो सैनिटाइजर है। मैं बस में तो चढ़ गया, लेकिन मेरे को यूँ नहीं पता था बस की टिकट कहाँ से मिलेगी। तो बस स्टेशन पे 2 लड़कियाँ बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि भी टिकट कहाँ से लूँ मैं बस की, तो बोली टिकट तो लेनी ही नहीं है। मैं बोला क्यों? बोली मुफ्त है। मैं बोला है? बोली हाँ, पूरे देश में हर जगह आप जहाँ भी बस ट्रेन कुछ भी लेके जाओगे सारा ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त है, फ्री है, पैसे देने ही नहीं, कोई टिकट नहीं लेनी। अभी से 1 मिनट पहले ऐसे लग रहा था हम शहर से पता नहीं कितनी बार, और 1 ही मिनट के अंदर यूँ लग रहा है कि शहर के बीचों बीच आ गए। छोटा सा देश है पर खूबसूरत है, क्यूट सा। इधर से अपन कुछ ही देर पहले गुजरे थे और सेंटर में जाके बस रुकी, मुझे पता नहीं चला था कि सेंटर आ गया, और बस फिर वापस चल पड़ी। मैं उतर नहीं पाया सेंटर में, और मैं वापस जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन में जाने लगा। तो मेरे को 2 जवान लड़के दिखे बस में। मैंने सोचा कि इंग्लिश बोलते होंगे, मैंने उनसे पूछा इंग्लिश में कि एक्सक्यूज मी, डू यू नो इफ दिस इज द सेंटर। इतने में मेरे साथ में एक बड़ी उम्र की लेडी बैठी थी, वो बोलती येस दिस इज द सेंटर, इफ यू प्लानिंग टू गेट ऑफ यू मस्ट गेट ऑफ हेयर। इतने में बस वापस भी चल पड़ी थी। फ्लुएंट इंग्लिश में वो लेडी बोलती है। तो मेरा लेकिन स्टॉप मिस हो गया था, बस वापस सब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी थी जिधर से हम आए थे, सिटी सेंटर से दूर। और मैं सरप्राइज कि भी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रही है। इसी बहाने मेरी उन लेडी से बात होने लग जाती है, और मैं उनसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, तो वो बोलती है 5। मैं ऐसे हैरान, मैं 5? मैं बोला विच वंस? बोली फ्रेंच, जर्मन, लग्जमबर्गिश और पोर्टुगीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी पोर्टुगीज लोगों की है। जी हाँ, लग्जमबर्ग की पॉपुलेशन 6-6.5 लाख है, जिसमें से 15-16% लोग एथनिकली पोर्टुगीज है, तो यहाँ पे पोर्टुगीज भी बहुत लोग बोलते हैं। और उसके अलावा बोली इंग्लिश, और बोली साथ साथ थोड़ी सी इटालियन और थोड़ी स्पेनिश भी। अब जैसा मैंने बताया कि लगभग 6.5 लाख की पॉपुलेशन में 15-16% लोग यहाँ पे एथनिकली पोर्टुगीज है, तो बाकी लोग क्या है, 50 से 55% लोग यहाँ पे है जो एथनिकली लग्जमबर्गर्स ही है, यानी कि इसी देश के जो लोग हैं। इसके अलावा कुछ परसेंटेज, मेरे ख्याल 7% के अलावा फ्रेंच है, फिर कुछ इटालियंस भी है, फिर बचे हुए 20% जो है वो मिक्स है, आसपास के देशों के सारे आ गए। उसमें क्या पता बेल्जियन हो, डच हो, जर्मन हो, ये सारे लोग। और ना डेली बेसिस पे लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं काम करने के लिए आसपास के देशों, जैसे कि क्या पता कोई बेल्जियम से आता हो, कोई फ्रांस से आता हो, कोई जर्मनी से आता हो। और लग्जमबर्ग की नेशनल लैंग्वेज तो होगी लग्जमबर्गिश, जो कि जर्मन से थोड़ी सी सिमिलर आप कह सकते हो,
लेकिन इसे जर्मन का डायलेक्ट मत बोलना, यहाँ के लोग बहुत चिढ़ जाएंगे। उसके अलावा इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस 2 और है, फ्रेंच और जर्मन। तो फ्रेंच, जर्मन और लग्जमबर्गिश 3 लैंग्वेजेस तो लोग जानते ही जानते हैं। अब इसके अलावा इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, तो सभी लोग ऑलमोस्ट फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलते हैं। और काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन क्योंकि पोर्टुगीज़ लोग होगी, एथनिकली पोर्टुगीज़ लोग होगी, तो पोर्टुगीज़ भी एक कॉमन लैंग्वेज है। इसके अलावा भी काफ़ी लैंग्वेजेस ये लोग जानते हैं, क्योंकि डच लोगों के साथ भी लोग ट्रेड करते हैं, तो डच लैंग्वेज भी लोग जानते हैं। मतलब हर इंसान ऑन एन एवरेज यहाँ पे 5 से 7 लैंग्वेजेस जानता है। ये बात यहाँ पे बहुत कॉमन है। और अपने इंडिया की तरह नहीं कि भी ठीक है हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू और मराठी, ये लैंग्वेजेस नहीं, मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेजेस 5 से 7 बिल्कुल आम बात है यहाँ पे जानना यार, कमाल हो गया। और जो यूज़फुल है पूरी दुनिया में ऐसी लैंग्वेजेस। तो मैं अब सेंटर तक चल के ही जाने लग रहा हूँ भाई, क्या दोबारा बस लेंगे। सड़क पे कोई सस्ती कंपनी की गाड़ी तो दिख ही नहीं रही, सारी ऑडी, मर्सिडीज, ये भी ऑडी, ये भी ऑडी, ये BMW, ये भी ऑडी, ये मर्सिडीज, सारी महंगी कंपनी, वो भी ऑडी खड़ी उधर। ये जैगवार, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, सारी ऐसी। कितना शांत, ऑर्गेनाइज और खूबसूरत है सारा। हालांकि बारिश का मौसम हो रखा है। देखा आपने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज पड़ा था पीछे सारा ट्रैश। बाकी लग्जमबर्ग की करेंसी यूरो ही है, बाकी यूरोप की तरह ही, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज की तरह ही। और इंटरेस्टिंगली यूरोपियन यूनियन के जो हेड क्वार्टर्स है, जो 4 हेड क्वार्टर्स है, उनमें से एक यहीं पे है लग्जमबर्ग में। जो मेन हेड क्वार्टर है वो तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, उसके बाद एक है स्ट्रासबर्ग में फ्रांस में, जर्मनी की बॉर्डर के पास, तीसरा ये है लग्जमबर्ग और अब चौथा शायद फ्रैंकफर्ट जर्मनी में भी होगा। तो 4 में से एक हेडक्वार्टर यहाँ पे लग्जमबर्ग, जो कि इतनी छोटी कंट्री है यूरोप की, 7th स्मॉलेस्ट फिर भी। हालांकि पहले एरिया बड़ा होता था लग्जमबर्ग का अभी के एरिया से, लेकिन इसका ना काफ़ी रीजन आसपास की इसकी सराउंडिंग कंट्रीज ने ले लिया। जैसे फ्रांस ने कुछ हिस्सा ले लिया, जर्मनी ने कुछ हिस्सा ले लिया, बेल्जियम ने कुछ हिस्सा ले लिया। और इनफैक्ट बेल्जियम का जो रीजन है ना इसके साथ में, लग्जमबर्ग के साथ में, उसका तो नाम भी लग्जमबर्ग रीजन है, पर वो पड़ता है बेल्जियम में। तो क्योंकि काफ़ी इलाका उन्होंने ले लिया, तो अब इसका एरिया काफ़ी कम रह गया। और अब हम आ गए इनके बिल्कुल सेंटर में। मेरे ख्याल से यहीं कहीं रुकी थी बस, भी थोड़ी सी अंदर रुकी थी शायद, पता नहीं। एक ये है ब्रिज, वाह अरे वाह, नज़ारा देखो, खूबसूरत है ना। ये इनकी ट्रैम आ गई यहाँ पे, ये भी कितनी हाईटेक सी लग रही है यार, देखना। थोड़ी देर में बैठेंगे सब में। दोस्तों लग्जमबर्ग देश की अगर हम टोटल नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो है 90 बिलियन यूएस डॉलर्स। और क्योंकि इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 6.5 लाख है, तो इनका पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी बनता है 1,35,000 यूएस डॉलर्स, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो बनते हैं 1,13,00,000 इंडियन रुपए पर कैपिटा पर ईयर। जी हाँ, यहाँ का एक आम इंसान एक साल में 1,13,00,000 रुपए कमाता है। और अगर पर मंथ देखा जाए तो बनते हैं 9.5 लाख रुपए पर मंथ पर पर्सन। और पूरी दुनिया में किसी भी देश का पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी इतना ज्यादा नहीं है। और वहीं अगर हम इनके पीपीपी जीडीपी की बात करें तो वो बनता है 1,43,000 यूएस डॉलर्स, जो कि हालांकि नॉमिनल जीडीपी से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पीपीपी में कुछ और चीजें भी आ जाती है, जैसे कि प्राइसेस, परचेजिंग पावर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पर कैपिटा पीपीपी जीडीपी हालांकि इनकी वर्ल्ड में शायद 2nd नंबर पे आती है कतार के बाद, शायद क्योंकि कतार में प्राइसेस सस्ते हैं इस वजह से हो सकता है। और इस देश लग्जमबर्ग में अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपको 4-4.5 यूरो तो पर मंथ मिलेंगे ही एटलीस्ट मिनिमम, जो कि इंडिया के 4 लाख रुपए बनते हैं। और ये तो कम से कम है, इतने तो मिलने ही वाले आपको। इस देश में अगर कोई नॉन स्किल्ड लेबर या मजदूरी भी करता है तो उसकी भी मिनिमम वेज सेट कर रखी है 14.5 यूरो 1 घंटे के, जो कि इंडिया के बनते हैं 1300 से भी ज्यादा रुपए सिर्फ 1 घंटे के। बाकी यहाँ पे खर्चे भी उसी हिसाब से, जो कि अपन वीडियो में आगे जानेंगे। और नौकरी पाना इस देश में कोई बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज फ्रेंच है, तो आपको फ्रेंच तो आनी ही आनी चाहिए। और सिर्फ फ्रेंच नहीं, और लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन, लग्जमबर्गिश और इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही। तो फ्रेंच के अलावा भी आपको कोई ना कोई मेरे ख्याल से इन सब लैंग्वेजेस में से आनी चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे नौकरी मिलती है। बाकी यूरोप की ना स्पेशली ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज में टैक्सेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। लग्जमबर्ग का जो टैक्स ब्रैकेट है वो शायद 0 to 42% है, कम से कम 0% टैक्स। और मैक्सिमम जो आपको टैक्स लग सकता है वो है 42%। और वो तब लगता है जब आपकी एनुअल इनकम 2 लाख यूरो से ज्यादा हो, यानी कि इंडिया के ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपकी साल की इनकम है, तब जाके आपको 42% टैक्स लगेगा। उसके बाद आपकी चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, कितनी भी इनकम हो, आप 42% टैक्स
ब्रैकेट में आओगे। मतलब मैक्सिमम वाला टैक्स ब्रैकेट भी यहाँ पे 2 करोड़ पे जाके लगता है, जो कि अपने इंडिया में 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख में, 12 लाख में ब्रैकेट्स खत्म हो लेते हैं। इस देश में इतने मिलियनियर्स है ना भाई, ये जो आपको आम इंसान दिख रहे हैं ना ऐसे यूं दुखी होते हुए चल रहे हैं, कोई अपना कुत्ता घुमाने लग रहा है, ये मोस्टली लोग करोड़पति है। ये जितने भी लोग ऐसे, कोई स्केटबोर्ड पे घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है, ये देखो, ये सारे करोड़पति है भाई। कोई इंसान साइकिल पे जाने लग रहा है, कोई पैदल चल रहा है, मतलब देख लो, ये करोड़पति लोग हैं सारे जो ऐसे घूमने लग रहे हैं इस देश में। लेकिन यहाँ की करोड़पति भी लड़कियां छेड़ते हैं। ये अब हम आगे इस ब्रिज से पे, और इधर से कुछ खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा होगा। ये देखो ऐसी ना पहाड़ी पहाड़ी सा है पूरा देश, मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं है। लग्जमबर्ग देश की लंबाई है 82 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 57 किलोमीटर। नॉर्थ में इसके थोड़ी माउंटेन्स है और 80 से 90% लोग थोड़ा साउथ में, या फिर इनकी जो कैपिटल सिटी है लग्जमबर्ग सिटी, जो कि इनकी लार्जेस्ट सिटी भी है, इधर है 23 के आसपास रहते हैं। नॉर्थ में बहुत ही कम लोग रहते हैं। यार क्या खूबसूरत क्रॉसिंग है, देखना यार, शानदार। और हल्की हल्की मीठी मीठी धूप आ गई, मतलब बीच बीच में आ रही है, बीच में जा रही है। ओहो मज़ा ही आ गया यार, शानदार यार, गजब। देखना है सामने, मस्त है ना। लग्जमबर्ग के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ का जो मिलियनेयर रेट है ना, वो है ऑलमोस्ट 16%, जो कि दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है। मिलियनेयर रेट का मतलब हर 100 आदमी में से 16 लोग यहाँ पे मिलियनेयर है। अब आप लोग सोचोगे मिलियन मतलब 10 लाख, पर ऐसा नहीं है, ये यूएस डॉलर्स के हिसाब से होती है कैलकुलेशंस। तो मिलियनेयर का मतलब, या फिर 1 मिलियन यूएस डॉलर का मतलब 8.5 करोड़ इंडिया के रुपए। तो यानी कि यहाँ का हर इंसान करोड़पति तो है ही है, लेकिन हर 100 में से 16 लोग 8-10 करोड़ के मालिक है। और ये आमतौर पे ऐसे नहीं कि जो मिलियनेयर है उसके पास 1 ही मिलियन डॉलर होंगे, आमतौर पे 2-5 मिलियन डॉलर तो होती है, यानी कि 40-50 करोड़ इंडिया के रुपए। तो कहने का तात्पर्य ये है, ऑलमोस्ट हर आदमी तो करोड़पति है ही है, लेकिन सड़क पे चलता हर 5 और 6 आदमी 40-50 करोड़ का मालिक भी हो सकता है। कहीं लगेज स्टोरेज तो मेरे को मिली नहीं, तो चल के कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लेते हैं आसपास मिल जाए तो, क्योंकि यूरोप में हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल ही जाते हैं। यूरोप में क्या, पूरी दुनिया में मिल जाते हैं। तो किसी इंडियन रेस्टोरेंट चल के रिक्वेस्ट कर लेंगे कि थोड़ी देर मेरा बैग रख लो प्लीज़, क्योंकि रात को शायद मैं इधर से बर्लिन के लिए निकल जाऊँ। क्या देश है यार, एकदम ऐसे लग रहा है कोई फेरी टेल में आगे कोई पिक्चर का सीन चल रहा है। देखना, ये जो लेन है ना, ये लेन तो है पैदल चलने वालों के लिए, ये वाली लेन है बाइकिंग लेन, जो बाइक या साइकिल चला रहे होंगे, और वो रोड शायद गाड़ियों के लिए होती होगी। बाकी साइड में एक ट्रेन का ट्रैक भी है उधर, तो वो ट्रेन की, ये गाड़ियों की, ये साइकिल्स या बाइक्स कुछ कह लो, और ये पैदल चलने के लिए, और साइड में पार्क बैठने के लिए। क्या खुशबू है यार। आ गया मेरे सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट है, कृष्णा विलास के नाम से। बाकी बहुत भरोसा नहीं है मेरे को इंडियन रेस्टोरेंट्स पे यूरोप में, क्योंकि ब्रुसेल्स में था जब मैं लास्ट टाइम बेल्जियम में, तो थोड़ी देर मेरे को सिटी सेंटर घूमना था, वहाँ पे जो इंडियन रेस्टोरेंट था वो बोले नहीं हम ऐसे अलाउ नहीं करते बैग रखना। चलो भाई, इनकी अपनी मर्जी है, इधर ट्राई कर लेते हैं, कुछ खा भी लेंगे। आगे भाई अंदर, ये है कुछ रेस्टोरेंट ऐसा, ये क्या है, चाट तरह तरह के, पानी पूरी। ये है भाई रेट्स दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री के। पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे 8 यूरो के, इसको आप 90 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करो तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे, जो कि हुए 750 रुपये के गोलगप्पे। 6 गोलगप्पे, एक गोलगप्पा इंडिया के 120 रुपये का, 120 रुपये का एक गोलगप्पा। नाइस। ये मेन्यू है, थोड़ा आप और आइडिया ले लो। ये तो साउथ इंडियन है सारा, शायद साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ही है भाई ये। नहीं, हाँ मिक्स है, पर आमतौर पर जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं बाहर वो नॉर्थ इंडियन होते हैं। अभी मसाला डोसा है 11-12 यूरो का, 1000 रुपये का इंडिया के। हाँ वही 1000 रुपये का।
उत्पम, रवा, रोटी का है इसमें, मिक्स वेज करी 16.5 यूरो, पालक पनीर 16 यूरो, पनीर बटर मसाला 16 यूरो। ये भाई 1,500 की सब्जी है पनीर की, पालक पनीर, पनीर भुर्जी, पनीर कढ़ाई, भिंडी भी 1,500 की 16 यूरो। तंदूरी रोटी 4.5 यूरो यानी 400 रुपये की। तंदूरी नान भी 400 रुपये की। तंदूरी बटर नान 450। तंदूरी चीज़ नान इंडिया के 500 रुपये से ज़्यादा। दाल फ्राई भी इंडिया के 1,500 की है। चाय पीने का मन था, पर जब ये देखा कि 5 यूरो यानी कि इंडिया के 450 रुपये की चाय है तो मेरा मन नहीं है। आ गया भाई डोसा अपना, खूब बड़ा है, 5 मिनट में आ गया डोसा और लस्सी, मैंगो लस्सी और रवा मसाला डोसा। मैंने सोचा साउथ इंडियन वह तो साउथ इंडियन ही मंगाते कुछ। भला हो भाई इस इंडियन रेस्टोरेंट का। खाना खा लिया मैंने, 18 यूरो बिल आया इंडिया के, यूँ मान लो लगभग 1700 रुपये, और जिसमें मैंने एक रवा मसाला डोसा और साथ में एक मैंगो लस्सी पी थी। ये 2 चीज़ें 1700 की, और इससे सस्ता कुछ आ भी नहीं सकता था मेरे ख्याल से इस रेस्टोरेंट पे। पर अच्छा था भाई खाना। और मेरा बैग भी रखवा ली उन्होंने, बैग मैंने वहाँ रख दी, एक छोटा बैग ले लिया जिसमें पावर बैंक वगैरह है, और अब अपन निकल पड़े फ्रीली इस शहर को एक्सप्लोर करना। मज़ा आ गया। मेरे को दूर से देख के तो ये लगा ये कोई कैथेड्रल वगैरह है, ये पता नहीं क्या क्लॉक टावर्स है, लेकिन इनका शायद मेन स्टेशन है। हाँ, ट्रेन स्टेशन ही है। एक कोई ट्रेन आ भी, जो भी ट्रेन आ रही है इसमें चढ़ जाते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है, क्योंकि फ्री है ट्रांसपोर्टेशन, कहीं भी पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो कोई टेंशन नहीं है कि भी गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ गया, क्योंकि पैसे तो लगने नहीं, या फिर गलत ट्रेन की टिकट तो नहीं ले ली, या फिर गलत जगह अपनी टिकट यूज़ तो नहीं कर ली। कोई टेंशन ही नहीं हो तो, क्योंकि सारी फ्री है, मुफ्त है, कहीं भी चढ़ जाओ। चलो इसमें चलते हैं। हट जा। ये देखो कहीं भी कुछ ऐसे नहीं है, नहीं तो आमतौर पर यूरोप में गए ट्रेन में घुसते हैं, यहाँ पे टिकट टैप करने का होता है, इधर वो लगा हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली है एकदम। और ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है भाई, ये देखो कितनी मस्त है, मॉडर्न सी ट्रेन, कितनी बढ़िया नहीं लग रही अंदर से। हाँ, तो मैं यूँ कह रहा था, यहाँ पे ना बस घुसते और उतरते टाइम ये वाला बटन दबाना पड़ता है गेट खोलने के लिए, वरना गेट खुलता नहीं। ये मतलब एनर्जी सेविंग के लिए होता है। यूरोप में कई देशों में दिखेगा आपको, मतलब सारे गेट नहीं खुलेंगे ट्रेन के, जिसमें बटन दबाया ना वही खुलेगा। ये इनका सेंटर का इलाका है भाई, यहाँ कबूतर से बैठे हैं। एक और सुंदर बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग मस्त है, इनका आर्किटेक्चर ना बढ़िया लगा मेरे को। गंदा तो कुछ है ही नहीं, ना कहीं गंदगी दिखी ना कुछ भी, कहीं पे सड़क पे कुछ पड़ा हुआ दिखा, सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड। ये फ़ायदा कह रहा था भाई मैं कि भाई यूरोप में ऐसे देशों में टैक्स देते हुए दुखता नहीं है वो टैक्स, क्योंकि पता है वो टैक्स एक तो किसी आदमी की जेब में नहीं जा रहा होगा। देखो करप्शन तो दुनिया में जितने भी सिस्टम्स है जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं करप्शन तो पूरी दुनिया में, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है पूरी दुनिया में जिस पर करप्शन ना हो किसी लेवल पे, पर बहुत कम है पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, इतना पैसा टैक्स का दिए बाद आपको एटलीस्ट हेल्थ केयर मिल रही है बढ़िया, और ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, सारी चीज़ें मिलने लग रही है। मतलब आराम से फ़ायदा उठाओ, कहीं भी जाना हो, कोई पैसे की टेंशन नहीं लेनी, हेल्थ केयर वगैरह सब फ्री, एजुकेशन आपकी सारी कवर्ड, तो फिर भी सही लगता है। और क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर और बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन। यूँ नहीं कि भी सरकारी स्कूल या इनके जो हॉस्पिटल है बिल्कुल बेकार है, मतलब टॉप लेवल की चीज़ है एकदम। तो अभी मैं इनके सिटी सेंटर के बीचों बीच, मार्केट सी है दोनों तरफ, मार्केट सी तो क्या है, कैफेज है, इधर से गुजर रहा हूँ, और एक कैथेड्रल है उधर जाने लग रहा हूँ, बच गया। अभी पीछे भाई मेरे को एक भाई मिला इंडिया का ही, मैं ट्रेन से उतरा था, आपसे वीडियो बना के जब चलने लग रहा था, वो मेरे को बोल रहा इंडिया में, हाँ, तो पंजाबी बोल रहा था भाई। मैंने पूछा कहाँ से, बोल रहा हरियाणा से। मैं बोला मैं भी हरियाणा से, भाई सिरसा से था। तो बात चल पड़ी, मैं हिसार से, हमारे नज़दीक से ही था, ज़्यादा दूर से नहीं। तो भाई बता रहा था पहले इंग्लैंड था, इंग्लैंड से फिर आया पेरिस, पेरिस से अभी इधर आया काम ढूंढने की तलाश में। तो वो भाई बता रहा था कि पैसे तो बहुत है यहाँ पे, मतलब उसे तो सिर्फ कैश में काम करना है, ना उसे टैक्स वैक्स भरना है, क्योंकि इस तरह अपने इंडियंस वगैरह काफ़ी जो आते हैं वो कच्चे में काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी लीगल नहीं होते उनमें से, तो बैंक अकाउंट में पेमेंट्स ले नहीं सकते, टैक्स वैक्स तो कहाँ ही भरेंगे। तो बोल रहा था 2500 यूरो मेरे को बताए, पहली जगह, एक ही जगह पूछा उसने सिर्फ, और वहाँ बोल रहा था 2500 यूरो। बोल रहा था ये पेरिस से 4-5 गुना ज़्यादा है जो उधर रेट मिलता है, फिर जो इंग्लैंड में पैसे मिलते हैं उससे। मतलब इंडिया के 2,30,000 रुपये सिर्फ कोई भी छोटे मोटे काम के, मान लो कोई इलेक्ट्रीशियन का काम है, प्लम्बर का काम है, इस तरह के जो काम होते हैं ना, मतलब रिसेप्शन पे खड़े होना या फिर कुछ नहीं, साफ सफाई का, इस सब काम की 2.25-2.5 लाख रुपए वो भाई बताने लग रहा था कि भी उसे पहली जगह पूछते इतने ऑफर हो गए। कमाल की बात है यार। बाकी हर ही जगह इतनी सुंदर है यार। इधर बर्गर किंग है सामने, साथ में मैकडॉनल्ड्स है, उधर पिज़्ज़ा हट भी है, और ये है इनका सेंटर। मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी, इनके जितने भी कैफ़ेज है ना अंदर सारे फुल पड़े हैं। किसी भी कैफ़े में देखोगे ना भरे पड़े अंदर, मतलब लोग बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली पड़े हो। मेरे ख्याल से किसी भी अच्छे कैफ़े पे जाके खाना खाएंगे ना यहाँ पे, तो 60-70 यूरो तो खर्चा आएगा ही आएगा। मान लो अपने इंडिया के 5-6 हज़ार रुपये,
और अपने लिए तो बहुत बड़ी बात होती है वो इतने पैसे खर्च करना, पर इन लोगों के पैसे इतना कहाँ खर्चेंगे, तो जाके यूं ही उड़ाते, इसलिए सारे भरे मिलते हैं, खाली मिलता ही नहीं कोई। मतलब जितने भी अच्छे दिखे ना मुझे अंदर जिनकी सीटिंग थे अभी बाहर, क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो रखी है, सारे फुल दिख रहे थे। पर ये दुकानें वगैरह और बिजनेसेस बंद हो गए जल्दी, क्योंकि वर्किंग आवर्स यहाँ के मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे। अभी शाम के बजे है 4:30 पौने 5 मेरे ख्याल, हालांकि अंधेरा लेट होता है। वाह रे वाह भाई रे, यार सही बता रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना अकेले मत आओ, एक आधे जने के साथ आओ, दोस्त के साथ आओ, वाइफ के साथ आओ, गर्लफ्रेंड के साथ आओ, माँ बाप के साथ आओ, मतलब किसी के साथ आप ये मोमेंट शेयर कर सको, क्योंकि यार इतनी खूबसूरत जगह है यार। मेरे को नहीं याद आ रहा कि भी कोई कंट्री, आप ना एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, यूरोप के सिटी सेंटर्स या फिर यूरोप की मेन बड़ी सिटी सारी सेम सी होती है, बीच में कैथेड्रल होता है, आसपास सिटी सेंटर होता है, सड़क किनारे वो कैफेज होते हैं, वही सेम पैटर्न थोड़ा सा यहाँ भी है, बिल्कुल है। लेकिन साथ में यार साफ सफाई इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा, और खर्चा कुछ है नहीं। अगर आपको सिर्फ टहलना है मेरी तरह, तो किसी भी ट्रेन में चढ़ गए, किसी भी बस में चढ़ गए, किसी भी मेट्रो में चढ़ गए, ट्रैम में चढ़ गए, पैसे कुछ लगने नहीं, कहीं भी घूम जाओ, मस्त है यार, ज़बरदस्त। और साफ सफाई इतनी, यही चीज़ थी भाई जो मैं कहने लग रहा था, टैक्स देने के फायदे देखो। टैक्स हालांकि इन लोगों का लग रहा है, अपन तो टूरिस्ट है, अपन ने तो कोई पैसे दिए नहीं जब तक अपन कुछ खरीदते नहीं, तो देखा जाए तो यार वैसे अच्छी चीज़ है, लोकल्स के लिए ज़िंदगी बहुत बढ़िया ही होगी इधर। कुछ ऐसी होती है ये पुलिस की गाड़ी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, धूप नहीं निकली, थोड़ी सी देर के लिए आई थी, चली गई धूप। सड़क पे इस तरह के बाहर से भरे हुए हैं, सारे जवान लोग बैठे हुए हैं, और ये देखो दुकानें भी कितनी प्यारी सी यार सारी। ये देख लो एक करोड़पति पैडल मारता हुआ। अब रोड पे भी ये देखो, ये लेन लेफ्ट वाली है बाइक की, उस वाली है बस की, गाड़ी बीच में से निकल जाए। लेकिन ये देखो गाड़ी ना बिल्कुल भी, बस वाली में तो फिर भी जा रही है क्योंकि खैर वो 4 व्हीलर की होगी, लेकिन इसमें नहीं आ रही बिल्कुल भी, साइकिल वाली में एक टायर भी नहीं आ रहा उसका, गलती से भी जगह छोड़ के चला रहा है। हालांकि कोई भी साइकिल वाला नहीं है यहाँ पे, कोई भी बाइकर नहीं है। ये देख लो इस गाड़ी वाले को भी जगह है इधर, पर टायर भी उस पर नहीं चढ़ाएंगे बिल्कुल भी। ये देखो एक कूड़ादान है, इसके बाहर एक भी चीज आपको कहीं पड़ी दिख रही हो, एक सिंगल चीज हुई, ये थोड़ी सी बीट है बस चिड़ियों की जो भी थी, बाहर एक भी चीज बड़ी नहीं दिखेगी ट्रैश कैन से। ये देख लो इधर भी बाहर कुछ कचरा पड़ा है, लेकिन सारा बिल्कुल पैक हो गए A to Z, सड़क पे कुछ भी नहीं पड़ा। ये एक सोवेनियर की दुकान है, चल के अंदर से फ्रिज मैग्नेट ही ले लेते हैं चलो। अब इसमें लिखा है जर्मन में और फ्रेंच में, मेरे समझ में नहीं आ रहा, पोर्शन ट्रकर शायद पुश ही होगा। ये भाई मैग्नेट है तरह तरह की, 4.5-5 यूरो से कम कुछ नहीं है। 1 यूरो का पोस्ट कार्ड है लेकिन, पर मैग्नेट 4.5-5 यूरो, मतलब मान लो इंडिया के 450-500 रुपये की एक ये फ्रिज मैग्नेट, काफ़ी महंगी है भाई। तो ये वाली अच्छी लग रही है मुझे यार। ये फिर आ गया फ्रेंच और जर्मन, जो भी है कुछ भी कर दो। मैंने ले ली भाई ये 2 मैग्नेट्स 5-5 यूरो की, फ्रिज मैग्नेट्स फ्रिज पे लगाने के लिए, याद के तौर पे लग्जमबर्ग की। अच्छी है ना, बढ़िया चीज़। पता है क्या है, मेरे पास ना 1 यूरो भी कैश नहीं है, सिर्फ कार्ड है। अभी तक मेरे को कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी कि भी कैश से पे करने की या कैश निकलवाने की, एकदम ही डिजिटल है सारी चीज़ें हर जगह। मतलब कोई ऐसी जगह ही नहीं है, छोटी छोटी दुकान भी जहाँ पे डिजिटली पेमेंट ना होती हो। और यूरोप में मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ये चीज़ काफ़ी कॉमन होने लगी, इधर तो है ही है बिल्कुल ही। मेरे लेफ्ट में भी इनके है ये नेशनल म्यूज़ियम इनका, ये देखो ये है आर्कियोलॉजी हिस्ट्री आर्ट। वैसे तो कोई खास इंटरेस्ट है नहीं मेरा, मैं चाहता हूँ पहले चल के अपन कैथेड्रल देखें, फिर टाइम लगाए तो आ जाएंगे बाद में। इनका कैथेड्रल ढूंढते ढूंढते पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया। ये रास्ता तो नीचे उतर जाएगा और पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, इधर से तो नहीं है शायद। नीचे उतरना तो आसान है, वापस ऊपर आना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो वापस। दोस्तों अभी उस पर मैं समझना चाह रहा था कि क्या लिखा है, पर मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ऑब्वियसली सब फ्रेंच और जर्मन में था, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा था। शायद यही है पीछे जो नोटरडेम चर्च है ना, यही है इसके पीछे। नोटरडेम शायद फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड लेडी, और जीसस की माँ के लिए यूज होता है मैरी, जो जीसस की माँ का नाम था। तो नोटरडेम नाम से बहुत चर्चेज दिखेंगे आपको, यूनिवर्सिटीज़ भी है, तो जगह जगह है नोटरडेम चर्च, तो दुनिया की कई सिटीज़ में है। अभी आपको ना यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाऊंगा, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है भाई। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, ऊपर से देखना शानदार। ये बीच में एक शायद कैनाल गुजर रही है घरों के साथ से ही।
वाह यार, इतना शानदार नज़ारा है यार यहाँ से। बाकी मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री क्यों है और कब से है। ये ना दरअसल ज़्यादा टाइम से नहीं है, 2020 से ही है फ्री। और कारण क्या है कि अगर यहाँ पे ना पर कैपिटा कार ओनरशिप की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं तो इक्की दुक्की कंट्री होगी इसके आगे। शायद नंबर 1 पे सैन मेरिनो है, पर 1000 लोगों पे सबसे ज़्यादा लोगों के पास गाड़ियों की बात करें तो। यहाँ पे 700 लोगों के पास गाड़ी है हर 1000 लोगों में से, जो कि पूरे वर्ल्ड में शायद 2nd या 3rd नंबर पे आता है। सैन मेरिनो के बाद यही होगा शायद लग्जमबर्ग। अब यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ी है, और इनके लिए तो चाहे पेट्रोल डीजल कितना ही महंगा हो, चाहे 4-5 गुना रेट पे मिल रहा हो, इनके लिए तो बिल्कुल आसान है अफोर्ड करना। लेकिन इंटरेस्टिंगली पूरे वेस्टर्न यूरोप में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल ही इधर है। तो इनके लिए अगर महंगा होता तो ही महंगा नहीं है, और सस्ता है तो इनके लिए तो फ्री जैसी बात है, तो लोग क्यों नहीं चलाएंगे गाड़ियाँ। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से कि जगह जगह लोग गलत पार्क कर देते थे, पार्किंग की दिक्कत होने लग रही थी, गाड़ियाँ काफ़ी बढ़ गई थी, इनके हिसाब से यहाँ ट्रैफिक होने लग गया था। हालांकि अपने इंडियन ट्रैफिक देख के तो डर ही जाए, इनके लिए ये भी ट्रैफिक है। तो इनकी सरकार ने प्रमोट करना शुरू करा, भाई तुम हमारी बसें खाली रहती है, हमारी ट्रेन खाली रहती है, तुम ये यूज़ नहीं करते और तुम अपनी गाड़ियों में घूमते हो, महंगी महंगी गाड़ियों में इतना खर्चा करते हो, एनवायरनमेंट को नुकसान बताते हो, तो तुम ये सब छोड़ो और हमारी लग्जरी बसेज और ट्रेन में ट्रैवल करो। तब जाके इन्होंने फाइनली फ्री करा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2020 में। और यही कारण है भाई, अब इजीली लोग, पर मुझे लगता नहीं भाई जो पैसे वाले वो भी या तो गाड़ी में घूमेंगे, अपनी साइकिल पे घूमेंगे, ट्रेन बस लेते नहीं दिखते मेरे को। वो देखो भाई इनकी स्काईलाइन वगैरह। अब इनके पास ये सब पैसा आ कहाँ से रहा है, थोड़ी देर में करेंगे इस चीज़ के बारे में तो बात। अंधेरा ना हो जाए, इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कोई स्पॉट अपना मिस ना हो। वैसे तो उधर फोटो खिंचानी थी, पर वो लड़की बेचारी बहुत देर से खिंचा रही है, जगह खाली ही नहीं हो रही, तो चलते हैं। एक चीज़ तो देख ली भाई, यहाँ पे गूगल मैप्स काम नहीं करता, क्योंकि पहाड़ी रास्ते है, इसके नीचे एक और रोड है, उसके उधर एक और रोड है, तो मैप्स बिल्कुल ही बिचड़ गया, समझ में नहीं आ रहा गूगल मैप्स के, खुद के हिसाब से चलना पड़ता है। भाई साहब ये देखो ब्रिज, 2 बिल्डिंग्स है, एक रोड के इस तरफ एक रोड के उस तरफ, दोनों बिल्डिंग्स को बीच में ब्रिज से जोड़ रखा है। देखना इंटरेस्टिंग है ना। गजब। बाकी इतने टाइम बाद फिल्मिंग का जो फ्रीडम है ना, वो एंजॉय करके बहुत मजा आने लग रहा है। अफ्रीका में कुछ इतनी वीडियो में अफ्रीका में बना देता ना, तो मेरे को अभी तक पुलिस वाले ले गए होते, स्पाई समझ गए। यूरोप में ये तो है, कुछ बनाओ कुछ रिकॉर्ड करो, आज़ादी है, अपने इंडिया की तरह ही है। ये लगे हुए भाई इधर इनके खूब सारे झंडे, ये देखो रेड वाइट और स्काई ब्लू, बीच में एक ये पुतला सा है स्टैचू, और ये रहा नोटर डेम चर्च। आई एम सॉरी मैंने पीछे आपको गलत दिखा दिया था थोड़ा सा, वो छुपा हुआ था, ये एक्चुअली नोटर डेम चर्च। बाकी चर्च आया था तो मैं आपको बताना भूल गया था, इधर की 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है, बाकी जो 1/4 लोग बचे वो यूजुअली कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते। अब तक आप लोग बाकी सोच रहे होंगे कि लग्जमबर्ग में इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और स्टेबल इकोनॉमी कैसे है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस है, कुछ सर्टेन सेक्टर्स है जो यहाँ पे काफ़ी थ्राइव कर रहे हैं, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पैसा इस देश में आता है और ये देश इतना अमीर है। पहली चीज़ तो है फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल सेक्टर जो इनका, जिसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आ गई। ये कंट्री ना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और प्राइवेट बैंकिंग का एक हब है। पहली चीज़ तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आसपास सारी बड़ी कंट्रीज है यूरोप की। दूसरी चीज़ देखा जाए कि भाई यहाँ पे ना फेवरेबल रेगुलेशंस है, मतलब सरकार की या बैंकिंग के ऊपर जो भी रूल्स या रेगुलेशन है वो काफी फेवरेबल है, जो सपोर्ट करते हैं इस तरह के बिजनेसेस को या फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स को। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, तो बैंक्स को कोई खतरा नहीं है कि कल को सरकार कुछ आ जाएगी, तख्ता पलट हो जाएगा, ये हो जाएगा, रूल्स चेंज हो जाएंगे। बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है इनकी। फिर एक और चीज़, इसकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा, यूरोपियन यूनियन में आती है, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर है यहाँ पे, आसपास जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, बड़ी कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की, जिनके साथ ट्रेड और बिजनेस करना बहुत आसान है। फिर अगली चीज़ क्या है कि यहाँ पे ना इकोनॉमी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अब फाइनेंशियल सेक्टर तो है इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूटर इकोनॉमी में, लेकिन पूरी तरह से ना इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, और जो कि अच्छी बात हुई है कि भी एक सेक्टर डूबता है तो कल को उस पर पूरी तरह रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा थोड़े बहुत लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग पे भी इनकी इकोनॉमी रिलाई करती है। फिर अगली चीज़ आ गई कि भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करप्शन बहुत कम है, जैसा मैंने पहले डिस्कस करा। इसके अलावा फिर अगली चीज़ है, यहाँ पे जो लोग हैं ना, इधर के जो लोग हैं वो सारी स्किल्ड लेबर है, मतलब स्किल्ड वर्क फोर्स है वो सारी, मतलब पूरी वर्क फोर्स काफ़ी एजुकेटेड है, स्किल्ड है, 5-7 लैंग्वेजेस बोलती है और काफ़ी कम्पिटिटिव है। इस वजह से जो चीज़ें कर रहे हैं ना, उस चीज़ में इनके जो लोग हैं खुद के, वो बहुत क्वालिफाइड है यार। रिसर्च पे भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं लोग। फिर भाई अगली चीज़ आती है टैक्स पॉलिसीज़, मतलब लो कॉर्पोरेट टैक्स है और टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं इधर, जिसकी वजह से
काफ़ी बड़ी कंपनीज ने पूरे यूरोपियन यूनियन में जो अपना हेड ऑफिस है वो लग्जमबर्ग में खोल रखा है, क्योंकि टैक्स पॉलिसीज काफ़ी फेवरेबल है और अच्छी है। तो ये कुछ रीजंस है भाई जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। और बच के बाइक वाली लेन में थे अपन, इतनी स्टेबल भी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ना स्टील की इंडस्ट्री भी है काफ़ी बड़ी, और पूरी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है ना, जिसका नाम है आर्सेलोरमित्तल। तो ये भी लग्जमबर्ग बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी फॉर्म हुई थी 2006 में, जब आर्सेलोर ग्रुप था उसको टेक ओवर कर लिया था मित्तल स्टील्स ने। मित्तल स्टील्स किसकी है? लक्ष्मी मित्तल की, जो एक इंडियन है और राजस्थान में राजगढ़ से ही है। जिधर से मैं हूँ हिसार से, उससे 1-1.5 घंटा दूरी है। राजगढ़ राजस्थान, चूरू डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, उधर से है वो। और उनकी कंपनी ने इधर की आर्सेलोर ग्रुप को टेक ओवर किया और अब वो पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है इनकी इकोनॉमी में। तो कितनी बड़ी बात है ना कि इतनी डेवलप्ड कंट्री और दुनिया की सबसे अमीर कंट्री में एक किसी इंडियन का भी हाथ है इनकी इकोनॉमी में इतना बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करने का। भाई जब भी मैं सोचता हूँ वाह यार बहुत सुंदरता देख ली, इतनी देर में कुछ और ऐसी चीज दिख जाती है कि नजरें ही नहीं हटती। देखना यार क्या शानदार लग रहा है यार ये ब्रिज, ओ भाई गजब यार। सूरज आ गया, देर आए दुरुस्त है। अब चल के किसी कैफे पे कॉफ़ी पीते, थोड़ा आराम करते, कहीं चल के बैठते। ये देखो भाई ऐसी ऐसी गाड़ी आम घूमती है इस देश में। ये है भाई एक इनका विंटेज सा कैफे, रेट देख लो 90 से थोड़े से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो तो इंडिया के रुपये आ जाएंगे। मैंने मंगाई है कैपेचिनो जो कि है 4 यूरो की, 371 रुपये की हुई। विंटेज सा कैफे है ये। गूगल पे इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। इसका नाम है काले काले काफ़ी। कॉफ़ी पी ली भाई, और कुछ खाने का तो उधर था नहीं, तो अब डिनर के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। डिनर करके मैंने बस करा ली है मेरी यहाँ से बर्लिन के लिए। तो बस है 9:40 की, अभी हुए शाम के 6:30 और ठंडी हवा चलनी स्टार्ट होगी। चल तो पहले भी रही थी, अभी थोड़ी ज़्यादा लगने लगी क्योंकि थोड़ी देर के लिए सूरज आया था, वो भी चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अब इंतज़ार नहीं हो रहा यार, जल्दी से ट्रेन में चढ़ेंगे। ट्रेन हीटेड है इनकी, ट्रेन मस्त है यार इनकी। पहले ही मैंने बताया आपको, देखना यार इतनी गजब नहीं है। लग्जमबर्ग, लेट्स मेक इट हैपन। और ये ना देखना हर 3-4 मिनट में आती रहती है ट्रेन। 3 मिनट बाद है, फिर 6 मिनट बाद है, फिर 10 मिनट बाद है, 14 मिनट बाद है, उस डायरेक्शन में जाने के लिए। और बस इस तो है ही, बस इस मतलब गोल गोल जाना हो तो उसके लिए, और शहर में सीधा जाना तो शायद उसके लिए ट्रेन है, जो मैंने नोटिस किया। ये वाली तो फुल आई है यार, अभी तक तो सारी खाली थी। ये ऑफिस की छुट्टी होगी, लोग जा रहे होंगे अब घर। तो चलते चलते मैं आ गया अब एक टर्किश रेस्टोरेंट पे, साथ में तो गंदी चीज़ों की दुकान है। ये एक टर्किश रेस्टोरेंट, इधर खाना खा लेते हैं, सुल्तान ग्रिल हाउस। आगे भाई रेस्टोरेंट में मेन्यू है, लेकिन इनका फ्रेंच में अपने कुछ समझ में आना नहीं लग रहा। लेकिन आप आइडिया देख ले सकते हो रेट्स का, 20 यूरो 23 यूरो, मतलब 2-2.5 हज़ार से कम कोई भी चीज़ नहीं इधर। तो 21 यूरो 26 यूरो 2,000 2,500 खाने की। और ये सिर्फ खाना है, पीने का नहीं, पीने का अलग है। ये साथ में साइड्स है जो सैंडविचेस, ये थोड़े सस्ते हैं, 8, 9, 10 यूरो, 800 रुपये 900 रुपये के। मैंने तो मंगा लिया एक ये दुरुम सैंडविच और साथ में लस्सी, जिसे लोग आयरन बोलते हैं। टर्की में आयरन बोल के पीते हैं, नमकीन सी होती है अपनी नमकीन लस्सी की तरह। ये भाई 9 यूरो का था, सैंडविचेस सस्ते थे। और मैंने एक्स्ट्रा चिकन डलवाई, तो जो एक स्टिक थी चिकन की वो 6 यूरो की थी एक्स्ट्रा डलवाने की, तो ये 15 यूरो का पड़ा है। और शायद 4 यूरो की ये थी, 19 यूरो का ये खाना, इंडिया के 1700 रुपये के अराउंड। खाना वाना खा लिया भाई, फाइनली पेट भर लिया। अब अभी से 1.25 घंटे बाद मेरी बस है और 12 घंटे का सफ़र है बस में मेरा, लग्जमबर्ग से लेके बर्लिन तक का। तो अब इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं अपना सामान उठा लूँगा, जीन्स की जगह पजामा पहन लूँगा, जूते की जगह चप्पल पहन लूँगा। रात सोया नहीं था, सिर्फ 3-4 घंटे ही सो पाया था, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी वो थी ट्रेन पेरिस से, तो आराम से बैठ के सोएंगे। अब यार ये देश इतना छोटा है, मैं सेम ही जगह पे पता नहीं 3-3, 4-4 बार ही घूम गया। और नॉर्थ में तो जैसा मैंने बताया था माउंटेन्स, उधर कोई लोग रहते भी और ना कुछ ऐसा करने को है उधर। फिर भी अगर आप गाड़ी लेके पूरा देश पार करना चाहो
तो 45 मिनट के अंदर आप पूरा देश गाड़ी में इजीली 40 से 45 मिनट में पार कर सकते हो। और सिटी की बात करें तो सिटी तो छोटी सी है, मैं पैदल चल के पता नहीं कितनी बार पार कर चुका सुबह से। आ गया भाई इंडियन रेस्टोरेंट अपना। अब तो भीड़ है, बड़ा लग रहा है। चलो जी, बाथरूम में सारे श्रृंगार कर लिए, पजामा पहन लिया, नीचे चप्पल पहन ली, जुराबें चेंज कर ली, डीओ लगा लिया और अंदर कपड़े बदल लिए, रिफ्रेश हो गए। चलो भाई भला उस रेस्टोरेंट का अपन रिफ्रेश हो गए बाहर निकल पड़े हैं। अब अपने को लेनी है बस वापस बस स्टैंड की। ये मेरे ख्याल से इनका वो ट्रेन स्टेशन आ गया सामने, ढूंढते हैं गूगल मैप्स के भरोसे ही चल रहे हैं अपन। हालांकि बहुत सेफ कंट्री है ये, पर इधर भी सेंट्रल स्टेशन के बाहर मोस्टली यूरोपियन देशों में जैसा आजकल होने लग गया, डेवलप देशों में भी बाहर भीड़ सी है, मतलब काफ़ी रेफ्यूजीज और ड्रगीज भी दिख रहे हैं, मतलब ड्रग एडिक्ट्स। कारे दे लग्जमबर्ग। अपने को इधर तो वो ट्रेन आ रही है बार बार, ट्रैम जो शहर में ले जाती है, अपने को उधर जाके बस लेनी है शायद। ये जो P+R लिखा है ना, इधर से ही आए थे अपन, P+R बोइलोन जो भी है ये, इधर ही फ्लिक्स बस का और इनका जो बस स्टेशन है वो उधर है। तो 7 मिनट में आएगी, फिर एक 13 मिनट में आएगी, सही आ गया मतलब। चलो सॉरी, चलो भाई खुल जा। ये है आखिरी स्टॉप और अपना बस स्टैंड भी। तो दोस्तों वक्त हो गया 9:15 और 9:25 की मेरी बस है, अभी तक बस आई नहीं, फ्लिक्स बस। मेरे ख्याल से अगली 20 मिनट में आ जाएगी, इतने बैठ के इंतज़ार करता हूँ। मेन चीज़ें हमने सिटी में तो देख ली लग्जमबर्ग में, और सारी बातें मेन जो हाईलाइट्स है वो मैंने आपको बता दी। हाँ, हम 1-2 कासल्स देख सकते थे या फिर म्यूजियम के अंदर जा सकते थे, पर जो एक कासल था ज़्यादा पॉपुलर था वो थोड़ा नॉर्थ में था, जो माउंटेन्स वाला इलाका है, तो वहाँ जाने में 1 घंटा लगता। ट्रांसपोर्ट की तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आपने देखा ही, 1 घंटा लगता और 1 घंटा आता। और ठंड बहुत थी, मेरे पास ठंड के कपड़े नहीं है क्योंकि मैं अफ्रीका में था। इनफैक्ट ये जो मोटी शर्ट सी है ये भी मैंने अभी पेरिस में खरीदी थी 2 दिन पहले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इसमें भी मेरे हाथ बिल्कुल जमे हुए, सिर जमा हुआ है, तो अपने पास इतना टाइम भी नहीं था और कपड़े भी नहीं थे ठंड के उस हिसाब से। पर फिर भी मुझे लगता है अच्छे से अपन ने सारी चीज़ें कवर कर ली। भाई यहाँ पे बस स्टॉप पे आया था बस लेने के लिए, इंडिया से एक भाई मिले, मुंबई से अमित भाई। यहाँ दूर से इन्होंने मेरे को देखा, फिर पास आके भाई बात करने लगे। मुंबई से हो ना भाई? हाँ। आप पेरिस रहते हो? हाँ, पेरिस। अभी भाई जाने लग रहे हैं बर्लिन, मैं भी बर्लिन जाने लग रहा हूँ। मैं भी पेरिस से आया था। आप पेरिस से यहाँ कब आए थे? मैं अभी बार्सिलोना से आया हूँ। आज आए हो? आज आया। अच्छा, मैं पेरिस से आया था, आज ही पहुंचा था और अब मैं निकलूंगा बर्लिन के लिए। तो भाई बोले कि मैं तो आपके कोर्स में भी हूँ, आप नेक्स्ट वेबिनार कब है, ये है वो है। सबको मैं बोलूंगा कोर्स पक्का ले लेना, क्योंकि आपको नहीं, ये रीजन ये नहीं है कि आपको प्रमोट करना है कुछ है, बट जी। आपको जब आप अकेले घूमते हो तो बहुत सारी छोटी चीजें होती है जो कोई बताता नहीं है। एग्जैक्टली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू भाई। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबसे, तो वो एक मैंने भाई को कहा नहीं था ये बोलने के लिए, भाई खुद से बोल रहे, कहीं सोचो मैंने धक्के से बुलवाया। ऐसे नहीं है। तो आपने नहीं किया एनरोल तो वही passengerpermit.com मेरी वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो। और मतलब आज ऐसी दूसरे इंडियन मिले मेरे को, हालांकि यूरोप में काफ़ी इंडियंस मिल जाते हैं यूजुअली, लग्जमबर्ग में मेरे को इतने नहीं दिखे। एक वो दिखे थे हरियाणा से ही थे, फिर भाई दिखे दूसरे कंट्री छोड़ते टाइम। बहुत अच्छा लगता है यार अपने इंडियंस भाई जब अलग अलग जगह कंट्रीज में दूर दूर मिलते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में भी थे दरअसल, पर पता नहीं वो बांग्लादेशी थे या इंडियन थे। एनीवे, चलो अमित भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। आपके इतने वैल्यूएबल वर्ड्स, आपने इतनी तारीफ करी कोर्स की, आप भी जाके एनरोल करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।